Hello students, so in the previous lecture we did talk about the variable number tandem repeats and the simple tandem repeats. I hope that is very clear. Okay, so in today's lecture we would be moving ahead and we would be discussing about the technique of fingerprinting. We would be discussing about the DNA fingerprinting technique. ठीक है, so आपको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स तो समझ में आ गया होगा, सिंगल टैंडम रिपीट्स भी समझ में आ गया, तो उसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड पूरा मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. Okay, and they should be very clear that every individual, okay, they should be very clear that every individual has a specific repeats located on 60 loci. ठीक है, जो 60 लोकेशन है डीएनए के ऊपर, ओके, वहाँ पे आपको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, और वो डिफर कर सकता है कि 60 में से कितने के ऊपर रिपीट्स है, कितने पे रिपीट्स नहीं, पर 60 दैट इज द मैक्सिमम. ठीक है, किसी में 10 हो गए, किसी में ज़्यादा हो गए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ the technique of DNA fingerprinting. The technique of DNA fingerprinting. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो पहली चीज जो ओपन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी दी आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द इंडिविजुअल और फ्रॉम द सेल. द फर्स्ट स्टेप इज isolation and extraction of DNA from the cell or from the individual. ठीक है, अब आपने एक्सट्रैक्ट किया, लेट्स से आपने ब्लड से सैंपल ले लिया या आपने स्किन से सैंपल ले लिया या आपने कहीं से भी सैंपल लिया, तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल मिल रहा है दैट सैंपल इज गोइंग टू बी वेरी लो. काफ़ी कम अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा ना आपको. ओके, तो क्या करेगा, डीएनए का नंबर बढ़ाना है. इफ आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज, व्हाट शुड आई डू. तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की कॉपी बढ़ाने के लिए, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए वी हैव अ वेरी नाइस मशीन नोन एज द पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो दिस स्टेप इज ओनली एप्लीकेबल अगर डीएनए का अमाउंट कम है. इफ डीएनए अमाउंट इज लेस, अगर डीएनए का अमाउंट लेस है तभी number of DNA copies, DNA number is increased by using PCR. ठीक है, PCR का इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चल जाना चाहिए. दैट इज द फुल फॉर्म इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, क्या फुल फॉर्म हुआ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. काम क्या करता है, एम्पलीफाई करता है डीएनए को. ठीक है, सो द डीएनए अमाउंट इज लेस, अगर कम है तभी आपको क्या करना है, डीएनए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग पीसीआर. अगर डीएनए इनफ अमाउंट ऑफ डीएनए अवेलेबल है तो ठीक है, यू डोंट हैव टू परफॉर्म दिस टाइम. ठीक है, सो नाउ वी हैव द डीएनए. आपने डीएनए को एम्पलीफाई भी कर दिया. अब क्या करना है, आई एम लुकिंग फॉर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. तो पूरा जो डीएनए का सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेट्स से. ठीक है, अब इसके अंदर आपको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स देखने को मिलेगा 60 डिफरेंट लोकेशंस पे. तो बिफोर आई लुक फॉर द लोकेशंस आई नीड टू कट डाउन दिस डीएनए. मुझे डीएनए को कट करना पड़ेगा. आई नीड टू कट डाउन दी डीएनए. नाउ हाउ डू आई कट डाउन द डीएनए. तो बट ऑब्वियसली ये स्टेप भी आपको पता होना चाहिए. डीएनए is cut with the help of restriction enzymes, and to be more specific कौन सा restriction enzyme, तो restriction endonuclease enzyme. So DNA is cut with the help of restriction endonuclease enzyme, RE बोलते हैं. ठीक है, सो डीएनए इज कट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर माय वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिले. ओके, दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके क्या हो चुके, टुकड़े हो चुके, फ्रैगमेंट्स हो चुके, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जिसने डीएनए को क्या किया, सेंटर में से कट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से जो वेरिएबल
नंबर टैंडम रिपीट्स है, ऐसा तो नहीं है कि सबके पास प्रेजेंट होगा, 60 लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। तो लेट्स कंसीडर लेट्स से यहाँ पे प्रेजेंट है या यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी की 3 जगह पे प्रेजेंट नहीं है रिपीट्स। ओके, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गेट रिड, ये जो चीज है ये मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस, बिकॉज यहाँ पे रिपीट्स प्रेजेंट नहीं है। रिपीट्स कहाँ पे प्रेजेंट, रिपीट्स सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है। लेट्स से वी एंड टी आर सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, इनके पास वी एंड टी आर प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रेगमेंट्स। जो डीएनए के मैंने पीसेस कर दिए, उस हर एक डीएनए के पीस में वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स नहीं होगा। ओके, इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द 60 लोकेशंस ऑन द डीएनए। तो अब क्या करूं, तो मुझे आई हैव टू गेट रीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हाउ डू आई गेट रीड ऑफ इट? ओके, इसका मैं रीड, हाउ डू आई गेट रीड, हाउ डू आई टेक देम आउट? ठीक है, तो अब जो अब जो फोर्थ स्टेप आएगा, दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए का क्या करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से करते हैं देखते हैं। सो क्यों कर रहे हैं वाला स्टेप अपन, बिकॉज वी वांट टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड डीएनए। सो द फोर्थ स्टेप, that is to get rid of or to separate unwanted DNA from the required वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स वाला डीएनए। to separate unwanted DNA from the required variable number tandem repeats वाला DNA, what I need to do is gel electrophoresis is used। ठीक है, क्योंकि मैंने जब कट किया तो मुझे काफी सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले, अनवांटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। Now I want to get rid of the ones which I don't need। मुझे तो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है ना, बाकी का मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हाउ डू आई गेट rid of them? तो जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड। क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड। तो यहाँ पे अपन एक जेल बनाते हैं, जैसे जेली बनाई जाती है ना। ओके, तो अगार को यूज करके अपन एक जेली बनाते हैं, एक जेल बनाते हैं, और उस जेल पे एक स्लैब बनाएगी जेल का। ठीक है, और उसको आपको एक कंटेनर में रखना है, एंड द कंटेनर कंसिस्ट ऑफ लेट्स से दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर में देयर शुड बी अ बफर सॉल्यूशन। ये जो जेल बनाया अपन ने, वो जेल डिप होना चाहिए इस बफर सॉल्यूशन के अंदर। द जेल शुड बी डिप्ड इन द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो जेल है, इस जेल के अंदर आई विल मेक सम प्लेस और आई विल स्क्रैप सम जेल आउट। इसे कहा जाता है वेल। थोड़ा सा खड्डा खोद दूंगा मैं जेल के अंदर। ओके, दैट इज टर्म्ड एज द वेल। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सैंपल को लोड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो डीएनए सैंपल, लेट्स से यहाँ पे सैंपल ए ले लेते हैं, या ले साइड पे सैंपल बी ले लेते हैं। ठीक है, जो भी बंदा था उसका सैंपल ए लिया, उसका सैंपल आपने लिया एक बंदे का, दूसरे बंदे का आपने सैंपल लिया, तो आप कंसिडर करो ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड पे देयर इज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है। और ये क्या है, ये जेल है अपना। ठीक है, सो दिस इज जेल। तो जेल से और इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करें, इसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो अब क्या करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो डीएनए क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से ओके मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। DNA would start moving from the negative terminal and would move towards the positive terminal because it is negatively charged, and this is because of the presence of the negative charge possessed by the phosphate group.
ठीक है। सो डीएनए गेट्स इट्स नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द फॉस्फेट ग्रुप। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, आपका जेल जिसमें आपने सैंपल को लोड किया है, आपके डीएनए सैंपल को लोड किया है और उस जेल को आपने कहाँ रखा है, आपने रखा है उसको बफर सॉल्यूशन के अंदर। और आप जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो डीएनए क्या करता है, डीएनए स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दी नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वो क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, काफी सारे फ्रैगमेंट्स हैं ना डीएनए के, तो बट ऑब्वियसली क्या होगा कि जो हैवी फ्रैगमेंट होगा, ओके, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज हैवी, और जो लाइट फ्रैगमेंट है वो काफी दूर तक ट्रैवल करेगा बिकॉज इट इज लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीएनए के बैंड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, डीएनए के बैंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो क्या होगा, जो डेंसिटी है या फिर जो लेंथ है, वो लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो साइज है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पास में वेल के पास बड़ा वाला फ्रैगमेंट बनाया है, और जैसे जैसे नीचे जा रहा है मैं फ्रैगमेंट की साइज कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि बट ऑब्वियसली जो हैवियर डीएनए है वो ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाएगा बिकॉज इट इज हैवी। जो लाइटर डीएनए वो काफी दूर तक ट्रैवल करेगा बिकॉज वो हल्का है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट आई गेट इज, आई गेट डीएनए बैंड्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो मेरा जेल है, अगारोस जेल, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डीएनए बैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या था, टू सेपरेट अनवांटेड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द रिक्वायर्ड वीएनटीआर, फ्रॉम द रिक्वायर्ड वीएनटीआर डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डन, ओके। ये जेल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा जेल है, दिस इज अगारोस जेल, ठीक है। तो जो डीएनए का सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, आपको याद रखना है कि कौन से बेसिस पे होता है, तो दो बेसिस पे होता है। वन इज द चार्ज इट पोजेसेस, क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो मूव करता ही नहीं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इट पोजेसेस एंड द साइज, ठीक है। साइज में ना, बिकॉज छोटा वाला काफी, जिसकी लेंथ काफी कम है, जो काफी लाइट वेट का है, वो आगे तक जा रहा है, जो हैवी है वो पीछे रुक जा रहा है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज द चार्ज इट पोजेसेस एंड द साइज ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई कि यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है किसके बेसिस पे हुआ है, ओके। यहाँ पे लेंथ के बेसिस पे हुआ, आप बोल सकते हैं बड़ा वाला पीछे है, छोटा वाला आगे है। तो वी कैन ऑल्सो टर्म कि यहाँ पे जो टेक्निक था या फिर ये जो जेल बना हुआ है, इसके अंदर जो टेक्निक ऑब्जर्व की गई है, दैट इज टर्म्ड एज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज RFLP। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे यूज किए गए थे, इससे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिल रहा है आपको, फ्रैगमेंट्स लेंथ, तो लेंथ के बेसिस पर डिफाइन हो रहा है, और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट लेंथ, ये सबसे कम है, ये सबसे मीडियम साइज है, ये और मीडियम है, ये सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे लेंथ अलग अलग मिल रही है, सो अलग अलग लेंथ मिल रही है, दैट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वी टर्म इट एज व्हाट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, उसमें जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स थे वो सेपरेट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो टर्म इट एज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट्स अपनी लेंथ के बेसिस पे क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं इस जेल के अंदर, ठीक है। तो अब जो पूरा डीएनए था ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स में यहाँ पे आ चुका है, ओके। सो आई हैव ऑब्टेन्ड द डीएनए नाउ, ठीक है। अनवांटेड डीएनए अभी भी प्रेजेंट है, अनवांटेड डीएनए को भी निकालना बाकी है, पर अभी मैंने क्या किया कि जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था उसको जेल के ऊपर ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो जेल है इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ये जो डीएनए बैंड्स है ये क्या है, दिस आर डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि डीएनए कट नहीं हुआ, डीएनए एज इट इज है, पूरा के पूरा है, ठीक है।
डीएनए इस तरीके से अभी तो अब जो दूसरा स्टेप आएगा दैट इज गोइंग टू द फिफ्थ स्टेप, दैट इज व्हाट, आप डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करोगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है। सो द फिफ्थ स्टेप इज conversion of double stranded DNA into single stranded DNA using alkali solution. Using alkali solution. Okay, and the process is termed as, process को क्या कहा जाता है, तो जो process it is termed as denaturation. क्या कहा जाता है, denaturation. जब आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करते हो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में विद द हेल्प ऑफ एल्कली सॉल्यूशन, ओके, तो जो स्टेप है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज डीनेचरेशन. डीनेचरेशन इज आल्सो परफॉर्म्ड इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है. जब आप डीएनए को क्या करते हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंड करते हो, ओपन करते हो और आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हो, ठीक है. तो अब क्या हो गया कि कन्वर्जन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूजिंग अ एल्कली सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीनेचरेशन. क्या कहा जाता है, प्रोसेस को डीनेचरेशन कहा जाता है, ठीक है. ओके, सो नाउ किस तरीके से करना है, तो ये जो जेल था, ठीक है, इस जेल के ऊपर आपको एल्कली सॉल्यूशन डालना है. इस जेल के ऊपर आपको क्या करना है, एल्कली सॉल्यूशन डालना है. तो अब क्या होगा, जो डीएनए ऑब्टेन था, जो अभी डबल स्टैंडर्ड था, वो डीएनए अब क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है. तो मैं रब करता हूं, इसी जेल में दिखा देते हैं. सो व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज, अपने पास पहले डबल स्टैंडर्ड था, अब उसको सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे, ठीक है. तो अभी जो बैंड्स थे इस तरीके से बैंड्स दिखेंगे. जो एक एक बैंड दिख रहा था वो अब आपको इस तरीके से दो दो दिखेगा. क्योंकि डीएनए अब क्या हो चुका है, अभी जो जेल के अंदर आपको डीएनए दिख रहा है इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज नॉट डबल स्टैंडर्ड डीएनए. बात दिमाग में रखना. तो पहले जो जेल में आपको डीएनए ऑब्टेन हुआ था दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर आपने उसको डीनेचर किया विद द हेल्प ऑफ एल्कली सॉल्यूशन. तो अब क्या हो गया, आपके जेल के पास देयर आर टू फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डीएनए, नॉट अ सिंगल डीएनए, नॉट अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट द फ्रैगमेंट्स ऑफ ईच डीएनए, ठीक है. अब दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है. मतलब इट वाज लाइक दिस, ठीक है, और अभी कैसा हो गया, अभी इस तरीके से हो गया सिंगल स्टैंडर्ड. अब आपको ये पता होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर था वो रिएक्टिव नहीं था, ठीक है, बट जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. क्योंकि यहाँ पे देखो ओपनिंग्स आ गई, नाइट्रोजन बेसिस क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं. दे वुड बी लुकिंग फॉर अनदर नाइट्रोजन बेसिस नाउ, ठीक है. सो दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज नॉट रिएक्टिव, दिस इज स्टेबल. और आपने अब क्या कर दिया, इसको डीनेचर करके आपने डीएनए सेगमेंट्स को रिएक्टिव बना दिया है. अब क्यों रिएक्टिव बना दिया है वो देखेंगे, ठीक है. सो नाउ माय जेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है. अब एक जो स्टेप आता है, ठीक है, उस स्टेप में क्या किया जाता है, इस जो डीएनए है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को या डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स को दे आर इम्पोज्ड ऑन अ मेम्ब्रेन. क्योंकि जो जेल होता है ना, आपको पता है जेली जो होती है काफी सॉफ्ट होती है. ओके, अगर मैं इस जेल को यहाँ से ट्रे में से उठाने की कोशिश करूं तो देयर इज अ चांस कि वो जेल टूट सकता है, ठीक है. तो अगर मुझे कोई फर्दर टेक्निक यूज करनी है, फर्दर प्रोसेस यूज करना है इस जेल के साथ, ओके, तो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि जेल क्या काफी फ्रेजाइल है, द जेल इज वेरी फ्रेजाइल.
So if I want to perform more experiment or some other process regarding the DNA, the gel is going to break. अगर मैं इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा, तो what I do is I'll use a technique जहाँ पे जो जेल के ऊपर DNA फ्रेगमेंट्स अवेलेबल है, उन DNA फ्रेगमेंट्स को मैं ट्रांसफर कर दूंगा एक मेम्ब्रेन के ऊपर. किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे? एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे. एंड द मेम्ब्रेन इज नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. कौन सा मेम्ब्रेन है? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगा. ठीक है, सो दैट वो मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन काफी कंपैरेटिवली टू अ जेल इट्स वेरी रिजिड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो टूटेगी नहीं. तो अगर मुझे कोई फर्दर प्रोसेसेस करने हैं तो फ्रेगमेंट, अगर मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स अवेलेबल है तो मैं मेम्ब्रेन को एक जगह से दूसरी जगह से आराम से हटा सकता हूँ, बट जेल को मैं नहीं हटा सकता हूँ, वो प्रॉब्लम रहेगा. तो मैं क्या करूंगा? what I'll do is I'll try to take this DNA fragments and place it on the membrane. कौन सी मेम्ब्रेन? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये फिफ्थ हुआ. फिफ्थ के बाद कौन सा स्टेप आएगा? सिक्स स्टेप आएगा. तो सिक्स स्टेप में क्या लिखें? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. क्यों? मैंने बता दिया, बिकॉज द जेल इज वेरी फ्रेजाइल. आई वांट समथिंग मोर स्टेबल एंड मोर हार्ड सब्सटेंस, तो मैं मेम्ब्रेन को यूज करता हूँ बिकॉज मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली इज वेरी वेरी स्टेबल. आप नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो या फिर आप नाइलोन मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो. ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन, सिंपल एंड इजी. ठीक है, अभी ये जो टेक्निक है जहां पे आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसफर करते हो टू अ नाइलॉन मेम्ब्रेन और अ नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, इसे कहा जाता है सदर्न ब्लॉट. इसे क्या कहा जाता है? सदर्न ब्लॉट कहा जाता है. ज्यादा डिटेलिंग में इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पूरा डिटेलिंग बाद में देखेगा. तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि सदर्न ब्लॉट में होता क्या है. ठीक है, सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसफर टू द नाइलॉन और द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे आप डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे ट्रांसफर कर रहा हूँ. ठीक है, सो फ्रॉम अ जेल DNA is transferred to nitrocellulose membrane. This technique nitrocellulose membrane. This technique is known as southern blot. The technique is known as southern blot. ठीक है, ऐसी दूसरी टेक्निक भी है जो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, पर मैं सदर्न ब्लॉट बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वो चीज में मेंशन कर देता हूँ कि जब आप जेल से अगर आरएनए को ट्रांसफर करते हो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, तो उस टेक्निक को कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लॉट. क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न ब्लॉट कहा जाता है. यहां पे मैं I'll simply use the term membrane. ठीक है, और तीसरी टेक्निक भी है जहां पे जेल से प्रोटीन को सेपरेट किया जाएगा. जेल से डीएनए को प्लेस किया जाएगा मेम्ब्रेन पे, जेल से आरएनए को प्लेस किया जाएगा मेम्ब्रेन पे, या फिर जेल से प्रोटीन को प्लेस किया जाएगा मेम्ब्रेन पे. तो दैट टेक्निक इज नोन एज द वेस्टर्न ब्लॉट. उस टेक्निक को कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉट. सो वी हैव नॉर्दर्न ब्लॉट, वी हैव वेस्टर्न ब्लॉट एंड वी हैव सदर्न ब्लॉट. ठीक है, तो याद क्या रखेंगे? जेल से डीएनए को मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, सो दैट इज सदर्न ब्लॉट. आरएनए को जेल में से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, दैट इज नॉर्दर्न ब्लॉट. और प्रोटीन को जेल से अगर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, सो दैट इज टर्म्ड एज वेस्टर्न ब्लॉट. ठीक है, सो तीन ब्लॉट्स मैंने आपको बता दी. तो अपन यहाँ पे जिस ब्लॉट की बात करें दैट इज दी सदर्न ब्लॉट की बात करेंगे, क्योंकि मुझे डीएनए फ्रेगमेंट्स को मूव करना है किस पे?
नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे मूव करना है। ठीक है, तो अभी किस तरीके से होगा, काफ़ी टेक्निक अगर आप देखो तो टेक्निक तो काफ़ी प्रिमिटिव मेथड है। ठीक है, डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेट्स टेक अ कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर में आपको बफर्ड सॉल्यूशन लेना है और एक स्पॉन्ज लेना है। पूरा स्पॉन्ज डिप नहीं होगा बफर्ड सॉल्यूशन में, थोड़ा बहुत डिप होगा। ठीक है, हाफ डिप रखो। आपको पता है कि स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करेगा और इस स्पॉन्ज के ऊपर अपन को क्या रखना है कि जो जेल अपन ने बनाया था, जिसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स अवेलेबल है, उस जेल को प्लेस करना है। जिस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है उस जेल को यहाँ पे प्लेस करना है और फिर उसके ऊपर क्या प्लेस करना है, तो उसके ऊपर प्लेस करेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन को प्लेस करेंगे और फिर उसके ऊपर क्या प्लेस करेंगे। सो नाउ देयर वी वुड प्लेस अ पाइल ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना। ओके, टिश्यू पेपर, और यहां पे ऊपर थोड़ा वेट रख देंगे, थोड़ा सा वेट। तो मैंने यहां पे क्या क्या लिया है, वी हैव टेकन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के बाद क्या लिया है मैंने, जेल विद डीएनए फ्रेगमेंट्स। फिर क्या लिया है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिया है। फिर क्या लिया है, टिश्यू पेपर लिया है और फिर वेट्स को यूज किया जाएगा। अब आप देखो यहां पे क्या होगा, जो बफर सॉल्यूशन है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, बफर सॉल्यूशन को स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करेगा और यहां पे टिश्यू पेपर भी प्रेजेंट है, टिश्यू पेपर भी एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो जो बफर सॉल्यूशन है वो ट्रैवल करेगा स्पॉन्ज से होता हुआ, जेल से होता हुआ, मेम्ब्रेन से होता हुआ टिश्यू पेपर की तरफ ट्रैवल करेगा। गेटिंग एन आइडिया? ठीक है, बफर सॉल्यूशन एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द स्पॉन्ज और फिर स्पॉन्ज से बफर सॉल्यूशन ट्रैवल होता हुआ जेल से, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से, फिर टिश्यू पेपर के पास आएगा। टिश्यू पेपर आपके गीले हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली जब ये सॉल्यूशन मूव कर रहा है, बफर सॉल्यूशन मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो क्या करेगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, ओके, जैसे कि अपन ने जेल बनाया था, लेट्स से दिस इज जेल, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है। तो जब ये जेल के अंदर से बफर सॉल्यूशन पास होगा तो वो क्या करेगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स उनको भी धक्का देके ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यार एक ऑब्स्टिकल बीच में रखा है और मैं पानी के अंदर एक ऑब्स्टिकल पाइप के अंदर एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है और आप पानी को सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, पानी के फोर्स से ऑब्स्टिकल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और आगे की तरफ मूव करेगा। सेम चीज जब बफर सॉल्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ पास करेगा तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो किस चीज का काम करेगा, ऑब्स्टिकल का काम करेंगे। तो जो सोल्यूशन है वो उस ऑब्स्टिकल को पुश करेगा। तो डीएनए के ऊपर क्या चीज है, डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन है, जेल के ऊपर मेम्ब्रेन है। तो जो जेल में से पुश करेगा डीएनए को, तो वो डीएनए को कहां भेज देगा, तो जो आपने मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ रखा था उस मेम्ब्रेन के अंदर भेज देगा। तो अब क्या हो गया, आपके पास जो जेल था उसके अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे वो वहां से हट जाएंगे और सेम टू सेम पोजीशन पे वो कहां पे आ जाएगी, वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी। गेटिंग द आइडिया? जब सॉल्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ पास होगा तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल में से पुश करके कहां पहुंचा देगा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि आपने जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रखी हुई। ठीक है, तो जो डीएनए जेल के अंदर प्रेजेंट था अब कहां पे आ गया है, अब वो आ गया है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज हार्ड इनफ, इट्स स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू दी जेल। तो अब मैं इस मेम्ब्रेन को आराम से मूव कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अगर मैं जेल को मूव करने की कोशिश करता हूँ तो जेल टूट जाता, मेरा डीएनए फ्रेगमेंट्स डैमेज हो जाते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मूव्ड इट टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड द टेक्निक इज नोन एज द सदर्न ब्लॉट। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कंडीशन क्रिएट करी है जहाँ पे स्पॉन्ज सॉल्यूशन को ऊपर की तरफ पुल करेगा और टिश्यू भी सॉल्यूशन को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और उन दोनों के बीच में आपने जेल और मेम्ब्रेन को रखा है। तो जब सॉल्यूशन मूव करेगा नीचे से ऊपर की तरफ तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ले जाएगा जेल में से और प्लेस कहां कर देगा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। सो नाउ व्हाट वुड आई वुड हैव
मेरा डीएनए जो है, मेरा जो जेल था वो जेल अब खाली हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स थे कहाँ पे आ गए, सेम टू सेम पोजीशन पे, वो कहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोज सेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी। गॉट द आइडिया? सो नाउ जेल अब कुछ काम करनी, जेल को आप फेंक सकते हो। अभी पूरे डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ पे आ गए, आपके नाइट्रोज सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ चुके। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज सदर्न ब्लॉट। ठीक है। तो अभी जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए था, जिसको आपने अल्कली सॉल्यूशन से डीनेचर कर दिया था, वो पूरा के पूरा कहाँ आ गया, अब वो आ चुका है नाइट्रोज सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, द टेक्निक इज नोन एज सदर्न ब्लॉट। अगर आरएनए के लिए करते हैं तो इट इज टर्म्ड एज दी नॉर्दर्न ब्लॉट, और अगर प्रोटीन के लिए करते हैं तो इट इज टर्म्ड एज दी वेस्टर्न ब्लॉट। चले आगे। सो नाउ अब क्या करें, तो मुझे तो VNTR वाला डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए था, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसफर टू नायलॉन थ्रू द टेक्निक नोन एज सदर्न ब्लॉट, ये आपको पता है। अब क्या करेंगे, सो अब जो टेक्निक है दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। द टेक्निक इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब आपको पता है कि हाइब्रिड में क्या किया जाता है कि दो अलग अलग चीजों को ज्वाइन करके एक चीज बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे क्या, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में एक स्मॉल डीएनए सेगमेंट लिया जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया जाएगा। ओके, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज यूज्ड। ठीक है, ये जो सेगमेंट है अपन लेंगे दैट इज नाउ टर्म्ड एज प्रोब। क्या कहा जाएगा उसे, इट इज टर्म्ड एज प्रोब। अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज यूज्ड इज टर्म्ड एज दी प्रोब। ठीक है, अब इस प्रोब के पास क्या है, तो आपको याद रखना है ये जो प्रोब है, दी genetic makeup or the nitrogen based sequence of the probe should be known। जो प्रोब आप यूज कर रहे हो यहाँ पे उसका सीक्वेंस जो है AGTC जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स ढूंढ रहे हो, तो ये जो प्रोब है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, आपने आपके डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया था, तो अब ये प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड, आपका डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो एक दूसरे से बाइंड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो प्रोब है, प्रोब का जो नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस होना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। आई शुड बी नोइंग व्हाट सीक्वेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोब का सीक्वेंस लेता हूं। दिस इज द सीक्वेंस फॉर द प्रोब। ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए। क्लियर है? सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि आप एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले रहे हो, जिसे क्या कहा जा रहा है, प्रोब कहा जा रहा है। ओके, उसका जो सीक्वेंस होना चाहिए नाइट्रोजन बेसिस का, ओके, या फिर जेनेटिक सीक्वेंस आप बोलो, वो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब उसको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड करना है। द प्रोब इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। probe is radioactively labeled। ठीक है, आप उसको लेबल कर दोगे सो दैट वो कहीं पे भी जाके अटैच होगा डीएनए फ्रेगमेंट पे, तो आपको पता चलना चाहिए कि अटैच हुआ कि नहीं। तो आई नीड टू लेबल इट। तो मैंने रेडियो एक्टिवली लेबल किया सो दैट इट कैन ग्लो व्हेन आई ऑब्जर्व एक्सरे फिल्म, और उसको मैं एक्सरे फिल्म में देखूं तो जहां जहां पे बाइंडिंग हुई है किसकी, आपके प्रोब की, आपके VNTR के साथ, वहां पे क्या होगा, ग्लो करेगा वो। ठीक है, ओके। सो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोब बोलेंगे। फिर क्या किया, उसका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन सीक्वेंस जो है वो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, उस प्रोब को रेडियो एक्टिवली लेबल कर देना। द प्रोब इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, शुड बी नोन। ओके, एंड इट इज नोन एज द प्रोब। ठीक है, दिस इज डन। अब क्या करेंगे, तो वो जो
नाइट्रोसेलुलोज पे डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए थे, उनके ऊपर इस प्रोब को यूज किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोब है उसका जो कोड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए टू दी VNTRs, इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द VNTRs, ठीक है। तो प्रोब इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। अब क्या करें, तो मैं अब रब कर रहा हूं इसको, द प्रोब, द रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब लिखूंगा मैं, तो मैं लिखता हूं RA, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब is introduced to nitrocellulose membrane, ठीक है। अब जैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे तो यहां पे क्या होगा, बाइंडिंग होगी, क्योंकि प्रोब भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपने आगे भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑब्टेन कर लिया। सो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब binds with the complementary DNA segment of VNTR, that is variable number tandem repeats, binds with the complementary DNA segment of variable number tandem repeats, ठीक है। अब जाके बाइंड हो गया, अब बाइंड हो गया तो आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा। आपने जब आपके प्रोब को इंट्रोड्यूस कर दिया नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में, तो बट ऑब्वियसली वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, आपके नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो उनके बीच में जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड में ए है और आपके प्रोब के पास अगर टी है तो वो जाके बाइंड हो जाएगा, जी है, सी है तो वो जाके बाइंड हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे बाइंडिंग होगा, मतलब फिर से क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। बट ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो किससे बना हुआ है, so that is formed with the help of radioactively labeled probe प्लस क्या है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए which was present on the nitrocellulose membrane, ठीक है। तो यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो बन गया, क्योंकि एक स्ट्रैंड यहां से, एक स्ट्रैंड यहां से, ओके। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसकी एक स्ट्रैंड किसकी है, प्रोब की है, दूसरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसकी है, इसीलिए इट इज टर्म्ड एज हाइब्रिड। इसलिए क्या बोलेंगे, इसे हाइब्रिड बोलेंगे, और इसलिए टेक्निक का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। तो अभी आपका प्रोब जाके बाइंड हो चुका है, सो नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि कहां बाइंड हुआ है। अभी ऐसे में देखूंगा मेम्ब्रेन में तो मुझे नहीं दिखेगा, सो आई नीड टू यूज अ टेक्निक विच इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। क्या किया जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी यूज किया जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, टू फाइंड आउट द ज्वाइनिंग ऑफ प्रोब टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, टू फाइंड आउट joining of radioactively labeled probe to single stranded DNA. The technique known as auto radiography is used. The technique known as auto radiography is used. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि प्रोब जहां पे बाइंड हुआ है, ठीक है, तो जब आप उसे एक्सरे फिल्म, प्रोब की जहां जहां पे बाइंडिंग हुई है, जब आप उस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म से ऑब्जर्व करोगे, तो जहां जहां पे बाइंडिंग हुई है वहां पे आपको क्या दिखेगा, देयर इज गोइंग टू बी डार्क बैंड्स। क्या देखने को मिलेगा, डार्क बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया। सो प्रोब जहां पे बाइंड हुआ है आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को,
तो जब आप एक्सरे फिल्म से देखोगे, बिकॉज जो प्रोब था वो क्या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, तो जब आप उसे एक्सरे फिल्म से देखोगे तो वो क्या करेगा, वो ग्लो करेगा, इट शोज अ डार्क बैंड, ठीक है, और आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा, आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बना लेता हूं, ठीक है, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे तो काफी सारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया था, ठीक है। अब जो सेगमेंट्स डार्क बैंड दिखाएंगे या जो खाली ग्लो करेंगे, जैसे ए और बी था, तो दो ही सेगमेंट्स ग्लो कर रहे हैं, ओके। क्यों ग्लो कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब था जाके बाइंड हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो यहां पे ठीक है, तो अगर दो इंडिविजुअल का सैंपल अगर आपने लिया है तो आप देखो कि इसका ये वाला ग्लो कर रहा है, इसका भी ये ग्लो कर रहा है, इसका ये ग्लो कर रहा है, इसका ये ग्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैचिंग नहीं है। इसका ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, इसका ग्लो नहीं कर रहा है, इसका ग्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे भी नहीं है, इसका ये वाला ग्लो कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि अपन ने कितने लोकेशंस के लिए फिंगरप्रिंटिंग करी है, तो 1 2 3 4 5 6 लोकेशंस के लिए, उसमें से मैच कितने हो रहे हैं, तो 1 2, खाली 2 ही मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, बाकी तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो इंडिविजुअली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर मैं 60 लोकेशंस, यहाँ पे मैंने 6 लोकेशन के लिए किया, अगर मैं 60 लोकेशन के लिए करता हूँ तो मुझे अभी बात हुई थी कि 100% मैचिंग तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि यार 100% मैचिंग कहाँ देखने को मिलेगा, तो इट इज ओनली पॉसिबल इन द केस इफ द इंडिविजुअल्स आर ट्विंस, एंड वो भी कौन से, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। इफ द टू इंडिविजुअल्स आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ओनली इन दैट केस आपको सब बैंड्स ए और बी के क्या दिखेंगे, मैच होते हुए दिखेंगे। बट यहाँ पे ये दो अलग अलग इंडिविजुअल है, इसलिए उनके बैंड्स मैच नहीं करेंगे, दो ही बैंड्स मैच हो रहे हैं, ये और ये, बाकी के मैच नहीं हो रहे। जितने क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होंगे उतने ज्यादा मैचिंग देखने को मिलेगी, बट 100% मैचिंग ट्विंस में ही देखने को मिलेगी, मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस में आपको 100% मैचिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि यार ये इंडिविजुअल अलग है, ये इंडिविजुअल अलग है, तो ये इस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो गई। जितनी बार आप इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे या आप जितनी बार उसका ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, तो इतनी बार आपको यहाँ पे जो पोजीशंस है वहीं पे बैंड्स दिखेंगे एवरी टाइम। तो ये क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी हो जाएगी कि यार जैसे अनूप है, तो अनूप के जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक बैंड दिखेगा, यहाँ पे एक बैंड दिखेगा, यहाँ पे एक बैंड दिखेगा। और अगर मैं 60 लोकेशंस के लिए करता हूँ तो कौन कौन से लोकेशंस पे बैंड दिखेंगे, वो आपकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। वो लोकेशंस पे कोई दूसरे बंदे के बैंड्स नहीं आएंगे जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। तो वो जो स्पेसिफिक लोकेशंस है जहां पे आपके बैंड आ रहे हैं, वो आपके डीएनए की आइडेंटिटी होगी, वो आपकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, उस तरीके से आपके VNTR जो है वो आपकी आइडेंटिटी का काम करेंगे, और वो हमेशा एक फिक्स जगह पे क्या देंगे, बैंड्स का फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या हो रहा है कि आप एक्सरे फिल्म को लेके ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे एक डार्क स्पॉट दिखेगा और वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हुआ है, आपका प्रोब जाके बाइंड हो चुका है, और इसलिए वो पोर्शन क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अगर प्रोब बाइंड नहीं करता तो ग्लो नहीं करता, ठीक है। क्लियर है? सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरी टेक्निक में। बोलता हूँ कि यार इनिशियली क्या करोगे आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर आप डीएनए को कट करोगे, फिर अगर डीएनए का नंबर कम है तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी आप पहले पीसीआर कर लो, ठीक है। अगर डीएनए का नंबर कम है तो आप पीसीआर करके उसकी कॉपीज बढ़ा लो, फिर आप डीएनए को कट करो। कट करने के बाद आपको क्या करना है, कट करने के बाद आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, कट करने के बाद आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो आपको अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, उन बैंड्स को जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उनको डबल स्टैंडर्ड है उनको सिंगल स्टैंडर्ड करना है, तो आप उनको डीनेचर करोगे विद द हेल्प ऑफ एल्कली सॉल्यूशन। आपने डीनेचर कर दिया, फिर आप क्या करोगे, जो डीएनए के बैंड्स है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैंड्स, उनको मूव करना है आपको कहाँ पे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, दैट इज टर्म्ड एज सदर्न ब्लॉट। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रोब इंट्रोड्यूस करना है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब। आपको प्रोब का जेनेटिक मेकअप या फिर सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आपने प्रोब इंट्रोड्यूस करोगे, जब आप प्रोब इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा,
प्रोब जाके बाइंड करेगा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे उनसे जाके बाइंड करेगा, और जब आप उस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो जहां जहां पे प्रोब ने बाइंडिंग करी है वहां पे आपको क्या दिखेगा, डार्क बैंड दिखेगा और बैंड ग्लो करेगा। तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है। अगर 2 इंडिविजुअल आप ले रहे हो तो जहां जहां पे ग्लो हो रहा है, मैचिंग सामने सामने, जितनी ज्यादा मैचिंग है उतने ज्यादा रिलेटेड है, जितनी कम मैचिंग है उतने अनरिलेटेड है, ठीक है। और वो जो बैंड्स है वो क्या प्रूव करेंगे कि आइडेंटिटी है एक इंडिविजुअल की, ठीक है। क्लियर है? सो दिस वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किस चीज में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर सकते हो? तो दिस कैन बी यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिटी के लिए यूज कर सकते हो। इन द फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड, ओके, डीएनए आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाएगा। दिस कैन बी यूज्ड फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। क्राइम सीन पे अगर कोई डीएनए मिला है, उसको अगर आपको सस्पेक्ट के साथ मैच करना है तो भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जो आपने जेल रन किया इस तरीके से आप जेल रन कर सकते हो, ठीक है। And it can be used for paternity and maternity disputes. What is maternity and paternity disputes? जैसे कि बच्चा, ये बच्चा किसको बिलोंग करता है? काफी बार क्या होता है कि यार बच्चे रिप्लेस हो जाते हैं, जब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो रिप्लेस हो गया मे बी, तो किसको बिलोंग करता है? तो अगर वो पता लगाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि यार वो उस बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट उसके पेरेंट्स से मैच हो रहा है कि नहीं। 100% तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मैच होगा। जितनी ज़्यादा मैचिंग उतना ज़्यादा बच्चा रिलेटेड है पेरेंट्स को। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी कोई क्लेम करता है कि यार ये फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रिच गाय, ओके, उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है और फिर उसकी डेथ हो गई, तो कोई बंदा अगर क्लेम करता है कि यार तो मेरे फादर थे, ये प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है, तो अगर उसके फादर है और प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू आप पता लगा लोगे कि यार ये सही में उसका बच्चा है कि नहीं, कि वो सही में उसका बाप है कि नहीं, ठीक है। सो दैट कैन बी यूज। सो मैटरनिटी एंड पैटर्निटी एंड मैटरनिटी डिस्प्यूट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आपको समझ में आया एंड आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई काफी कम लोगों ने मुझे दिया है, सो मेक श्योर यू गो टू द वीडियोस एंड रिप्लाई मी, ठीक है। सो ये लेक्चर देखने के बाद इसकी नोट्स की फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक्स, ओके। चलो बाय बाय।